नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 2024 के चुनावी युद्ध में बीजेपी ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं और इन तीरों का निशाना उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जीत है, जिसके लिए बीजेपी ने एक साथ कई रणनीतियों का फॉर्मूला तैयार किया है। जहां एक तरफ तो दिग्गज चेहरों से लेकर फिल्मी सितारे यूपी में कमल की कमान संभालने की को लेकर चर्चाओं में है, तो वहीं चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि बीजेपी की इस नई फौज में योगी सरकार के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चुनावी सेना का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही फॉर्मूला में पेच ये भी है कि बसपा के किले में सेंधमारी कर बसपा नेताओं को कमल के फूल भेंट किए जाएं और योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से घोसी की हार से डैमेज कंट्रोल कर यूपी में इस बार कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। अब देखना यह होगा कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की ताजपोशी के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इससे यूपी में बीजेपी के मंसूबे कामयाब हो पाते हैं? आज बीजेपी के इसी फॉर्मूले पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी मोड में अव्वल रहने वाली बीजेपी इस बार भी अपने हथियारों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसके तहत अब यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लिए बीजेपी एक बार फिर रणनीति पर कसरत में जुट गई है। बीजेपी का मेन फोकस इस बार 2019 में हारी बाजी को जीत में पलटना है, जिसके लिए 2019 में बीजेपी के हाथ से निकल गई 14 सीटों पर अब दिग्गज चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी पार्टी के द्वारा पूरी की जा चुकी है और इन चेहरों में बीजेपी के मंत्रियों से लेकर फिल्मी सितारों के साथ ही पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों की एक चुनावी फौज युद्ध में बीजेपी की ओर से कमान संभालने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का। जो 14 सीटें हमारे पास नहीं हैं, वो किस वजह से नहीं हैं, इस पर भी एक मंथन किया जा रहा है और ये प्रयास है कि हम 80 में से 80 कैसे जीतें। और कोई भी राजनीतिक दल ये प्रयास रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीते, तो वही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का भी है। का सूर्यास्त करना जनता ने प्रारंभ कर दिया है, पहले कर्नाटक में, फिर हिमाचल में और अब देख रहे हैं घोसी में जनता ने इनका सूर्यास्त करने का काम करा है, क्योंकि जनता याद कर पा रही है 2014 का वो घोषणा पत्र जो इन्होंने जनता से वादे करे थे, 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख अकाउंट में, किसानों की आय दोगुनी की, महिला की सुरक्षा की, ये सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है और अपने व्यापारी मित्रों को लाभ के अलावा ये जनता को सड़क पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में करा है और अब जनता बिल्कुल तैयार बैठी है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने। नई खबर ये भी है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है। आने वाले नवरात्र के दिनों में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। हालांकि ये विस्तार बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनके साथ ही हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान की ताजपोशी की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह के सियासी भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक खासी भागदौड़ की है। वहीं खबरें ये भी हैं कि यूपी प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में शामिल है। वो मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के नाम की चर्चा इटावा लोकसभा सीट को लेकर है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम फिरोजाबाद से, तो मथुरा सीट पर एक विधायक का नाम चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश मॉडल ने भी कई सांसदों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की मंशा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, जिसके लिए खाद पानी तैयार किया जा रहा है। साथ ही नए योद्धाओं पर जिम्मेदारी है कि इस बार इन सभी 14 सीटों पर कमल खिले, जिसके लिए पार्टी आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी कमर कस चुके हैं। अब देखना ये है
कि बीजेपी के सितारे और दिग्गज चेहरे क्या राजनीति के आसमान में बीजेपी के सितारे बुलंद कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का फॉर्मूला तैयार हुआ है, माना जा रहा है कि कई रणनीतियां और कई फॉर्मूले को मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की गई है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अचूक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिसमें कई तरह के मिश्रण एक साथ भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब करती नजर आ रही है, क्या ये रणनीति, क्या ये फॉर्मूला इस बार हिट साबित हो पाता है लोकसभा चुनाव में या नहीं। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को लेकर हमेशा अव्वल रहती है, हर बार इस तरह की रणनीतियां लेकर आती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और चुनाव दर चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी के बल पर आगे बढ़कर निकलकर आई भी है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई चुनाव ऐसे भी हैं, चाहे उपचुनावों की बात की जाए या विधानसभा चुनाव के, कुछ चुनाव ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी की रणनीतियां काम नहीं की हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। पर भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला इस बार यह है कि जो घोसी उपचुनाव की हार को यदि हम मान ले तो कहीं ना कहीं उस हार से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेने की कोशिश की है। और यही वजह है कि एक तरफ तो नवरात्र में यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रही है और इस विस्तार का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव ही है, उसी के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इसी पर हम करेंगे बात। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अशोक तिवारी जी सपा नेता हैं, अनुभवी चेहरे हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। और आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे ही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये फॉर्मूला तैयार कर रही है, घोसी उपचुनाव की हार के बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ओपी राजभर को भी जगह मिलने वाली है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो आपके हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनकी भी ताजपोशी हो सकती है। इसके अलावा चर्चाएं ये भी हैं कि फिल्मी सितारों से लेकर दिग्गज और योगी सरकार के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं आप। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रहती है, चुनाव में उतरे तो हम पूर्ण रूप से हमारी जो उपलब्धियां है, चाहे वो केंद्र की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो उपलब्धियां हम आम जनता तक ले जाएं और आम जनता को बताएं कि हमने आपके क्या किया है और आगे हम क्या करेंगे। केंद्र सरकार की क्या क्या योजना है जिनका लाभ आपको हम पहुंचा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या है। ये हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता होता है जो पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं, जो बूथ लेवल का रहता है, वो भी इन कामों में लगे होते हैं, बाकी काम को करते हैं। जिस तरह से हमने किसानों को एक किसान नीति दी है जो आज दिन तक जब से भारत आजाद हुआ है किसी भी सरकार ने नहीं, यूपीए की भी सरकार रही उसमें समाजवादी भी शामिल रहे, मगर किसानों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। पहली एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जितने किसान निधि लेके आए तो सीधा उसका लाभ किसान तक पहुंच रहा है। और बीज खाद से लिए जिस तरह ठीक है कैप्टन साहब, कामों का जिक्र तो आप करते ही हैं मोदी सरकार के चेहरे पर, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 2 चुनाव तो आप जीते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घोसी की हार जो है इस बार इस बात पर आपको मजबूर कर देना पड़ा है कि ताजपोशी भी की जाए और उसके बाद नए फॉर्मूले भी तैयार किए जाए। नहीं, घोसी की हार जीत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारी हमारी पूर्ण बहुमत से बनी हुई है। ठीक है, घोसी की हार से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये अशोक तिवारी जी बताएंगे। अशोक तिवारी जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। जी अशोक जी। जी प्रियंका जी जी, घोसी की हार से क्या भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ा है? कैप्टन साहब का तो कहना है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी प्रियंका जी, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। और सच्ची बात यह है प्रियंका जी कि इस समय
भारतीय जनता पार्टी के झूठ के साम्राज्य का पर्दाफाश हो चुका है देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। उसका जो बहुत बड़ा झूठ था तमाम चीजों को लेकर के, खासतौर से आरक्षण को लेकर के, खासतौर से पिछड़े वर्ग को लेकर के, खासतौर से दलित वर्ग को लेकर के, अल्पसंख्यक और जो है कमजोर समाज, जो भी सवर्ण समाज है उसमें भी जो कमजोर लोग हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई की मार से त्रस्त हैं और समाजवादी सवर्ण है, ऐसे लोगों के सामने इसका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। खास तौर से जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार की आई, उसके बाद से मोदी जी का स्टेटमेंट, महिलाओं को आरक्षण के नाम पर किस तरह से जो है छला गया कि जो है आज कमजोर महिलाओं को कोई आरक्षण उसमें ठीक है, लेकिन अशोक तिवारी जी, खाली एक घोसी का चुनाव जीत जाने से निश्चिंत आपको भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चुनौती तो आपके सामने है। देखिए प्रियंका जी, घोसी की बात तो है ही। घोसी में दलित वर्ग ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, आज भाजपा की छटपटाहट बता रही है, छटपट कर रही है भाजपा इस समय। आज मंत्रियों को नहीं, किसी को भी लड़ा दे, कहीं से भी ले आए, कोई भी चेहरा ले आए, चेहरों पे वोट नहीं मिलता है, सिद्धांतों पर वोट मिलता है, फार्मूले पर वोट मिलता है। वोट आज तक चेहरों पर नहीं दिया जाता है किसी को भी, कोई भी चेहरा ले आए, ये फार्मूले पे फेल हो गई है। आज पिछड़ा विरोधी साबित हो गई है देश के सामने, दलित विरोधी साबित हो गई है, समाजवादी सवर्ण या किसी भी कमजोर या किसी भी व्यापारी की विरोधी साबित हो चुकी है। जिस तरह से महंगाई की मार, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से जो है बेरोजगारी, लबालब देश भरा हुआ है, आज मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, इसकी उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू हो चुकी है। अभी 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी सब लोग देख। ठीक है अशोक जी, मुद्दों की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आपसे कहीं आगे नजर आती है। आपकी पार्टी में तो रणनीति को लेकर अभी सवाल ही नहीं आ रहे हैं, ना कैंडिडेट्स को लेकर कोई चर्चा हो रही है, ना बैठकों का दौर जारी है, यदि है भी तो गुपचुप है, बाहर तो किसी को कोई खबर नहीं है। ये ऐसा आप कह रही हैं प्रियंका जी, ऐसा सच में नहीं है। सच में यह है कि हमारे पार्टी की जो रणनीति है वो जनता का साथ है, जनता के साथ मिलकर के जनता की जन भावनाओं। तो जनता का साथ है तो आपको 2019 में क्यों नहीं मिला साथ? 5 सीटों से संतोष करना पड़ा ना आपको। मैंने साफ कह रहा हूँ मैं कि 14 में 19 में छला भाजपा के झूठ पर विश्वास किया जनता ने। आज जनता खून के आंसू रो रही है, आज जनता त्राह कर रही है, जनता इनको हराने जा रही है। जनता के साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी खड़ी है। जन भावनाएं हैं देश की, उत्तर प्रदेश की, वो इनको गदा हार देने जा रही है। इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। ये समाज के हर कमजोर वर्ग के विरोधी साबित हो चुके हैं। खाली पूंजीपतियों के मित्र हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उनका लोन कर्जा माफ करते हैं, किसानों से किया दोगुनी करने की बात करते हैं और उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कैप्टन साहब जवाब दीजिएगा। जातिगत जनगणना की जो बात सपा कह रही है, जाति कार्ड की जो यहाँ पर बात चल रही है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा कहना है सपा का। इंडिया गठबंधन सरकार माना जा रही है, को बांटने का बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं और करते रहे। हम एक तरफ से बात करते हैं कि हम अपने देश से जातिवाद खत्म कर देंगे, कोई जातियां नहीं तो बराबर के हैं, सब एक है। और एक तरफ ये पुराने उसमें खींच के ला जाना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। लेकिन कैप्टन साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, कभी आप दलितों के पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, जब आप उत्थान की बात करते हैं और जब आप आरक्षण का विरोध करते हैं, तो क्या आप मान चुके हैं कि मुख्य धारा में वो शामिल हो चुके हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि बात करिए गरीब की और आरक्षण की, कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। आज के समय में जिसको है ना आरक्षण का लाभ लेके बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आज अखिलेश आरक्षण का लाभ लेके यहाँ तक पहुंच गए। अखिलेश के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है, अगर वो आरक्षण छोड़ेंगे तो पीछे जिनको इसका लाभ नहीं मिला है उनको मिलेगा। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है वो भला करेंगे, लेकिन वो गरीबी की रास्ते से जाते हुए भला करेंगे। अरे वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, सत्ता के लिए तरसेंगे, सत्ता के लिए तरसेंगे। आज कमजोर आबादी को जो देश का जिसका हक है, जिसका आज उसका विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा जो आरक्षण कर रही है, जो आरक्षण
ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले उनका रुख करूंगी। ठीक है, क्या ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है अशोक जी। आरबी उपाध्याय जी, ठीक है, आप दोनों के पास आती हूँ। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से आज हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर बात कर रहे हैं, मुद्दों की यदि हम बात करें तो मुद्दे कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह के मुद्दे इस बार आ रहे हैं, यही वजह है कि रणनीतियां, नए नए फॉर्मूले तैयार करने की जरूरत हर पार्टी को पड़ रही है। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ये काम कर पाएगा इस बार भी? सब फॉर्मूला धरे रह जाते हैं प्रियंका, जब जनता वोट नहीं करती है जी। सबसे बड़ा फॉर्मूला है जनता की सेवा। कितनी सेवा किसने की, वो मेवा मिलेगी उसे, और जनता अपना आकलन करती है। सिर्फ अगर फॉर्मूलों से जीत हो जाए तो फिर तो जनता के बीच में जाने की जरूरत ही नहीं है जी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, सबसे बड़ा फॉर्मूला जनता होती है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जनता को बरगलाने की, जनता को ब्रेन वॉश करने की, उसके हवा बनाने की, उसके दिमाग में चीजें भरने की कोशिश, चाहे जातिगत जनगणना का कार्ड हो, महिला बिल को जगह जगह पहुंचाना हो, उसको भुनाने की कोशिश हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा, तमाम जो मुद्दे राजनीतिक गलियारों में चलते हैं, वो उसका लक्ष्य तो सिर्फ एक ही होता है कि किसी न किसी तरह जाकर जनता के मन में अपनी पैठ बनाई जाए। बिल्कुल, देखिए ऑब्जेक्ट वही होता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार की बात सुनना चाहता है, वो और कुछ नहीं सुनना चाहता। वो कहता है भाई ये बता दो रोजगार कब मिलेगा। और जो नीतियां हैं, जैसे कभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि हमने किसानों का भला किया, तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा था, क्यों बैठ रहा था आंदोलन पे? तो ये कहने भर से नहीं होता कि भाई हमने सबका उत्थान कर दिया। देखिए उत्थान होगा तो वो भी तो महसूस करे। मान लिया किसानों का भला किया तो किसान को भी तो महसूस होना चाहिए। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि सत्ता पक्ष की अलग अलग राज्यों में हम बात कर लें, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां उस समय तो जरूर आती हैं, साथ देती हैं जिस समय वो मुद्दा उठ रहा होता है, जिस समय वो मुद्दा चर्चाओं में होता है, मीडिया में होता है, न्यूज में होता है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव सामने आते हैं तो फिर जाति की जरूरत भी पड़ती है, और फिर तमाम इस तरह के मुद्दों की जरूरत पड़ती है जिससे आम जनता का, गरीब आदमी का कोई सरोकार नहीं है। देखिए जांच की जरूरत क्यों पड़ती है प्रियंका, ये भी समझने वाली बात जी। जब आप डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, बेरोजगारी है तो रोजगार नहीं, महंगाई को कम नहीं कर पाते, तो फिर सबसे मुफीद रहता है कि भाई जाति पर बात कर लो। और देखिए जाति यथार्थ है, टिकट बंटवारे से लेकर वोट तक जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, और वो इसलिए मांगा जाता है कि जनता अपने मुद्दे की बात न करे, भूल जाए मुद्दों को। अशोक जी, ठीक है, सिर्फ जाति के ऊपर वोट। ठीक है अशोक जी, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यही मुद्दा है जो आपको चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा उठा रहा है। हमारा कहने का मतलब है सबकी बराबर की भागीदारी हो और सबका विकास हो, और जो कहा जाए वो किया नहीं जा रहा है भाजपा के द्वारा, खाली कहा जा रहा है। आज जिसे उपाध्याय जी से मैं सहमत हूँ कि आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भीषण महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है, और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार हो गया है भाजपा का, जो भी भ्रष्टाचार में कहीं दिखाई पड़े या जिसका। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के भाषण में ये मुद्दे कहाँ हैं अशोक जी? बिल्कुल है, अब आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बराबर कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लबालब भरा हुआ है इस पूरे देश के अंदर। आज इन्हीं मुद्दों पर सरकार को विदाई करने जा रही है जनता। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम कोई अलग से कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी जनता की आवाज है, दलितों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, कमजोर वर्ग की आवाज है, समाजवादी संघ की आवाज है, हर उस वर्ग की आवाज है जो आज दबा हुआ है, कुचला हुआ है। आज महंगाई से लबालब भरे देश में जम गया है, बर्बाद हो गया। गैस अब खरीद नहीं पा रहा है, पेट्रोल डीजल खरीद नहीं पा रहा है, पेट की रोटी के नाले पड़ गए। कैप्टन साहब जवाब दीजिएगा। कैप्टन साहब
जवाब इसीलिए दीजिएगा, भाजपा की विदाई हो रही है। यदि गरीबों को, आपका- पिछड़ों के जी और शिक्षा और स्वास्थ्य का काम इस हद तक हुआ होता कि उसके सहारे जीत होती, तो शायद इन तमाम मुद्दों की और इस फॉर्मूले की जरूरत ना पड़ती। और इन्हीं मुद्दों पे आज भाजपा छटपट कर रही है वोट के लिए, परेशान है, और उसको जो है विदाई होने जा रही है देश से। कैप्टन साहब जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, आज देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में हमने जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों को खड़ा किया है, इसी तरह से जिला स्तर पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, और स्कूल तो हमने तालुका गांव लेवल पे खड़े किए हैं, और शिक्षा का स्तर हमने उत्तर प्रदेश में आगे 6 साल में बढ़ाया है। और आज इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं, इसलिए तो जाति कार्ड खेल रहे हैं, और एक तरफ से ये गरीब और जाति दबे कुचलों की बात कर रहे हैं अखिलेश, मगर नहीं जब तो कहीं जाते हैं तो- अनुसूचित जाति सम्मेलन तो आप भी कर रहे हैं ना, अलग क्या है इसमें? आप खुद एक बात तो मेरी हो जाने दे। एक तरफ तो अखिलेश यादव जो जाति दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, और दूसरी जब अगर कर्नाटक में गठबंधन की मीटिंग होती है तो का एक करोड़ है, ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी, एक सवाल और है मेरा, फिल्मी चेहरों को उतारने की बात आप कर रहे हैं लोकसभा चुनावों में। फिल्मी चेहरों में चाहे हेमा मालिनी जी का नाम ले लिया जाए या सनी देओल का नाम ले लिया जाए, जीत तो दिला देते हैं, लेकिन अटेंडेंस के नाम पे यदि देखा जाता है तो अटेंडेंस के नाम पे रिजल्ट जो होता है, परफॉर्मेंस जो होती है, वो सनी देओल की बात करें तो एक भी दिन वो संसद में नहीं गए हैं। हेमा मालिनी जी की बात करें तो 36% अटेंडेंस उनकी है। तो इस तरह के यदि फिल्मी चेहरे आप लाते हैं तो जीत तो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन जनता के लिए कामकाज करेंगे, संसद में भागीदारी होगी या नहीं होगी, जनता के हित के मुद्दे पर बात होगी या नहीं होगी, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने देखा होगा कि सनी देओल हो चाहे हेमा मालिनी की पार्टी की नई नहीं है, सांसद है, इसलिए उनको ये नहीं कह सकते कि वो फिल्मी सितारे लाके खड़े कर दिए। ये तो एक टाइम इनका हुआ करता था समाजवादियों का कि फिल्मी सितारों के बगैर इनकी पार्टी नहीं चलती थी, और सैपई महोत्सव सिर्फ होता ही इसलिए था कि फिल्मी सितारों को बुला के। नहीं तो वो करते हैं तो आप भी करेंगे, हमने हमारे तो जो है वो, या आपके पास नेताओं की कमी हो गई है? ठीक है, समय मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, अशोक जी 5 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, फाइनल कमेंट ये है प्रियंका जी कि इस समय देश जो मुद्दे हैं, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार देश में भरा हुआ है, लबालब जो भ्रष्टाचारी है उसको मोदी जी के साथ चला जाए तो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तुरंत। सच्चाई है, इन मुद्दों को जनता समझ रही है, देख रही है, और जनता ये देख रही है कि इनके वादे सब झूठे हैं, इनका सारा प्रेम झूठा है, ये किसी से प्रेम नहीं करते। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए प्रियंका, कुछ नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, जीतने का लक्ष्य रखती है, लेकिन जनता की अदालत जो फैसला देती है वो सर्वमान्य मान्य होता है। ठीक है, और जनता सबको देख रही है, कह देने भरते नहीं है। जी जी, जहाँ हमने सब कुछ कर दिया, अगर सब कुछ कर दिया तो न गरीबी दूर हुई, न किसान खुश जी, हुआ, बिल्कुल तो बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, इसी के साथ समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। अशोक जी बहुत धन्यवाद, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तेजी से हो रही है, और उसी के लिए नए नए फॉर्मूले अब तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक फॉर्मूलों का एक साथ मिश्रण बना के अब एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे एक बार फिर से अचूक जीत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनावों में मिल सके। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति जनता के बीच जाकर काम कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 सीटों पर जीत दिला पाता है, या ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिला पाता है या नहीं, इसका फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।